गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। सो हमने जो पहले पढ़ा था वो था सेकंड चैप्टर ऑफ द मदर ऑफ 1084, जिसका टाइटल था आफ्टरनून। और हम इसमें देखते हैं कि सुजाता घर से कुछ गहने निकालने के लिए जा रही है लोकल बैंक के लोकल की तरफ, लेकिन वो सोमू की मदर से मिलती है। और सोमू के घर ये कहा जाता है कि जिस दिन बाराती की डेथ हुई है उससे पहले वाली जो रात है वो बाराती ने सोमू के घर पे गुजारी है। तो अपने बेटे के बारे में और जानने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए वो वहाँ पे जाती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि नंदिनी जो है वो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो सुजाता को सारे इवेंट्स के बारे में बताती है, सुजाता को उसके कॉमरेड्स के बारे में बताती है, उसके साथियों के कैंपेन जो इसके साथ कर रहे थे उसके बारे में, और किस तरह से वो पॉलिटिकल मतलब हम ये कहते हैं किस तरह से बाराती जो है वो धोखे का शिकार होता है, किस तरह से एक कॉमरेड जो है उसको एक धोखा दे देता है और जो बाराती के एनकाउंटर में डेथ का कारण बनता है। तो ये हमने किया था पिछले चैप्टर में। तो आज पिछले लेक्चर में आज जो हम करने जा रहे हैं उससे आगे की स्टोरी है। और इन सारी चीज़ों से जो से नंदिनी से पता चलती हैं या सोमू की मदर से जो पता चलती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बहुत हैरान होती है। और वो नंदिनी से साफ कहती है, आई डिडंट रियली नो बाराती, कि एक्चुअली मैं चाहे बाराती की माँ थी लेकिन मैं उसके बारे में सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं जानती थी कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसी सोच रखता है और क्यों उसकी सोच जो है वो बदलती जा रही है। तो वो यहाँ पे वो बड़ा डिस्ट्रेस भी फील करती है कि बीइंग अ मदर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट माय सन बाराती। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट स्टोरी जो मूव हो रही है बेटा, वो लास्ट चैप्टर जो है नॉवल का, दैट इज़ नाइट। और इसमें नाइट में जो हम देखते हैं, इसमें एक हम ये कहते हैं कि चेंज है सुजाता में बिल्कुल आया हुआ। अब सुजाता जो है वो एक वीक और एक डरी हुई सहमी हुई सी वो मेल डोमिनेट सोसाइटी की एक फीमेल नहीं है। अब वो कॉन्फिडेंट हो चुकी है, वो सेल्फ एश्योर्ड हो चुकी है और पॉलिटिकली वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी है। और अब वो कोशिश करती है, अब उसकी ये इच्छा है कि वो भी घर छोड़ दे। तो वो सोचती है कि जिस घर में बाराती के ज़िंदा रहते उसके लिए कोई जगह नहीं थी, वो भी अब उस घर में नहीं रहना चाहती, वो भी उस घर को छोड़ देना चाहती है जहाँ पे बाराती को रहने की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका मन नहीं लगता था या बाराती वहाँ रहना नहीं चाहता था या घर वाले उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे, कोई लिंक नहीं रखना चाहते थे इसके साथ, किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वो उनका बेटा है। ये सारी चीज़ें हमें उसकी डेथ के बाद पता चल जाती हैं। तो अब जो है लेकिन सुजाता को हमेशा जो फील होता है वो ये है कि बाराती जो है वो उसका एक सोलमेट है, मतलब जिसके साथ वो आत्मा से जुड़ी हुई थी। और जब से हम ये मदर ऑफ 1084 कर रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि बाराती जो है वो अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब था। तो अब जो है सुजाता को गुस्सा आता है उस वैल्यू सिस्टम पे, ये जो पैट्रियार्क सिस्टम हमारी सोसाइटी का है जिसमें मेल डोमिनेट होते हैं, वही पूरे घर का डिसीजन ले पाते हैं। तो इन सारी वैल्यू सिस्टम के वो अंगेंस्ट जाना चाहती है। एक्चुअली देखो होना क्या चाहिए यहाँ पे, सोलमेट होना चाहिए दिव्यानाथ चटर्जी को जो कि उसका हस्बैंड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सुजाता को उसके घर में कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, कभी भी उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना जाता, जबकि वो सेकंड ओनर ऑफ द होम है। और ये सारा क्रेडिट जाता है दिव्यानाथ चटर्जी को। अगर वो अपनी वाइफ को प्रॉपर इम्पोर्टेंस देता, अगर वो उसकी बातों को ध्यान से सुनता, तो यही था कि सारे चिल्ड्रन भी उस जो हेड होता है फैमिली का उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से फॉलो करते हैं। तो जब हेड ऑफ द फैमिली ही अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, एक फीमेल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि उसके बच्चे जो उसको इम्पोर्टेंस देते होंगे। तो ये जो सोलमेट उसका दिव्यानाथ चटर्जी को होना चाहिए, ये वो नहीं है क्योंकि वो उसके साथ शेयरिंग नहीं करता है। वो हमेशा सुजाता 34 साल की शादी इसमें बात की गई है, वो 34 साल घर में बिल्कुल अकेली ही फील करती है क्योंकि उसके साथ उसकी फीलिंग शेयर करने वाला कोई भी नहीं था। अगर कोई था तो वो बाराती था, तो इसीलिए उसने बाराती को अपना सोलमेट बताया है।
तो अब जो उसके घर के जो ये जो वैल्यू सिस्टम से इससे उससे खिंच जाती है, चिढ़ जाती है, और वो वहाँ नहीं रहना चाहती जिस घर में बाराती को मतलब बाराती नहीं रहता था। अब जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी एक। अब ये देखो, बीइंग अ मदर, एक फीमेल जो है ना, बीइंग अ मदर अपने सारे फर्ज डे बाय डे निभाती चली जाती है, चाहे जब तक हम ये कह सकते हैं कि उसकी जान में जान है। तो अब ये जो है इतना डिप्रेस होने के बाद, अपने हस्बैंड पे इतना गुस्सा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अपने ही घर में, अपने ही उस घर में जिसकी वो पूरा दिन पूरी रात के लिए, पूरे दुख पूरे सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने ही घर में वो जब अकेली महसूस करती है, और उस घर के जब दूसरे जो चिल्ड्रन हैं वहाँ पे टुली की जब शादी होती है तो उसकी एंगेजमेंट रखी गई है रात को, तो उस एंगेजमेंट में वो जाती है। नो डाउट वहाँ पे जाके वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है, किसी के साथ कोई मतलब अकेला, खुद को वहाँ भी वो अकेला ही रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि अगर हम देखें तो हम यही कह सकते हैं कि सुजाता जो थी ना, वो मेंटली अलोन थी। फिजिकली नो डाउट उसके घर में उसके हस्बैंड थे, उसके 4 बच्चे थे, बट मेंटली वो चारों, पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें तब होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो नियर एंड डियर सब हमारे साथ हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, और तब हम जब वो अकेले होते हैं ना, दैट इज़ द एक्चुअल, आई कैन से दैट इज़ द एक्चुअल loneliness which can bring you सैनिटी, मतलब जिससे कोई इंसान पागल हो सकता है, क्योंकि उससे वो अलोननेस जो है, उसकी लोनलीनेस जो है वो टॉलरेट नहीं होती। और ऐसा कुछ ही है सुजाता के साथ कि वो एंगेजमेंट में जाती है बीइंग अ मदर अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो स्टिफ और साइलेंस खड़ी रहती है। लेकिन वो जो है, हमने उस एंगेजमेंट पे जाती तो है क्योंकि उसके ब्रदर की डेथ हुई हुई है, और हम उसके बेटे की डेथ हुई है। तो हमें पता है कि जब यहाँ हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में किसी की यहाँ डेथ होती है तो वाइट कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन वो उस एंगेजमेंट में वाइट साड़ी पहन के जाती है। और ये जो है, ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट गेस्चर है जो सुजाता रिफ्लेक्ट करना चाहती है। सो अब ये जो है, उसकी वाइट साड़ी जो पहनी है उसने अपने बेटे की डेथ की वजह से, इसे भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। इसको भी फैमिली मेम्बर जो हैं अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करती हैं। कोई कुछ कमेंट करता है, कोई किस तरह का कमेंट जो है वो उस पर करता है। और फिर जो देखते हैं कि तुली, जो उसकी सेकंड डॉटर है सुजाता की, और टुली जो है उसके और सुजाता के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे टुली उसे कहती है, डिडंट बराती लाफ एट अदर्स पीपल बिलीव, क्या बराती कभी किसी दूसरे के विश्वास पे नहीं हंसता था, तो क्यों तुम उसके विश्वास को, मतलब यहाँ पे यही है कि क्यों तुम उसके विश्वास को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही हो वाइट साड़ी को पहन के। तो यहाँ पे अगेन हम देखते हैं कि जो भी है ना इस नॉवल के अंदर, जो भी सुजाता के साथ चल रहा है, दैट इज़ नथिंग दैन टू वी कैन से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अलावा कुछ नहीं है। तो अब हमें ये पता है कि एक सोसाइटी में फादर और मदर जो होती है ना, अपने बच्चों को बड़ा करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि अगर फादर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता ना, तो बच्चों का ब्रिंगिंग अप भी ऐसा ही होना था कि मदर की बात को इम्पोर्टेंस देनी है, मदर की बात को सुनना है, मदर कैन ऑल्सो टेक डिसीजन ऑफ माई लाइफ। लेकिन जब दिव्यानाथ चटर्जी ने ही उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो बच्चों के ऊपर तो इन चीज़ों का असर होना ही था। तो एक ये यहाँ पे यही दोबारा से कहा गया है कि फादर और मदर जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चों को बड़ा करने में। लेकिन यहाँ पे एक मजाक की बात पता है क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या मान लो कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी में यही कहा जाता है कि इसको तो इसी माँ ने बिगाड़ रखा है। चाहे वो बेटा बिगड़ जाए, चाहे वो बेटी बिगड़ जाए, तो ये है, कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये अपने फादर की तरह। ये बहुत कम होता है, लेकिन मोस्टली यही कहते हैं कि माँ के लाड ने इसे बिगाड़ रखा है। तो ये सुजाता जो है बड़ी वीक है, कई सालों तक ये एक बहुत ही वीक और रूटन अपेंडिक्स, जिसकी कोई घर में ज़रूरत नहीं है, वैसे बनी रहती है। और इस तरह से इसका मतलब ये वहाँ खड़ी हुई सोच रही है, और इसका ये जो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि
इसे भी जीने की चाह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये भी चाहती है कि मैं बाराती की तरह मर जाऊँ। मैं और मतलब उसकी जो ज़िंदगी जीने की इच्छा है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। व्हेन शी स्क्रीम्स एंड कोलैप्स इनटू अ हीप, हर हस्बैंड इज़ टू क्विक टू रिएक्ट दैट हर अपेंडिक्स हैज़ बर्स्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि जब उसकी बेटी की एंगेजमेंट चल रही थी ना, तो वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था, सरोजपाल। सरोजपाल ना एक बड़ा ही क्रूअल, हम ये कह सकते हैं बड़ा ही घटिया किस्म का एक पुलिस वाला था। बड़ा ही घटिया किस्म का पुलिस वाला था जो कि इसको एनकाउंटर कर देता है, जो इसका कि बाराती की एनकाउंटर में बहुत बड़ा हाथ होता है। सुजाता को जब इसको सुजाता देखती है ना तो उसका खून खोल उठता है, और वो जो है मतलब फिर से बहुत परेशान होती है, और उसे बाराती की जो है वो याद आने लगती है। तो फिर यहाँ पे हम एंड में देखते हैं कि वो स्पीच दे रही है एक स्टेज के ऊपर। स्पीच देते हुए वो ये कि किस तरह से मतलब हमें दूसरों के विचारों का सामना करना चाहिए, किस तरह से हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहिए। और ये नहीं है कि अगर कोई हमसे बड़ा है रैंक में या पोजीशन में, तो वो हमारे साथ कुछ भी गलत करता रहे तो हमें मिलके उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस तरह के रिएक्शन जो है महाश्वेता देवी ने उसके थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आदिवासी की जो है, आदिवासियों की जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लैंडेड रिच और अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ये जो ज़्यादातर हम कहते हैं कि शहरों के जो अमीर जो घरों वाले होते हैं वो जब आदिवासियों का किस तरह से शोषण करते थे, और जब जब भी आदिवासियों ने शोषण करने के लिए आवाज़ उठाई 1960 1970 में, तो उन्हें नक्सलाइट्स घोषित कर दिया गया। और नक्सलाइट घोषित करके जो हाल बाराती का हुआ है, बिल्कुल सेम कंडीशन जो है वो बहुत सारे लोगों की, बहुत हमारी यंग जनरेशन की हुई है। तो मतलब उनको बिना सोचे समझे बेरहमी से, उनकी फीलिंग को जाने बिना बेरहमी से उन्हें मार दिया गया। तो इस तरह से जो सुजाता जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मदर ऑफ 1084 में। एक ऐसी वुमेन है जिसकी पोजीशन को हमेशा से निगलेक्ट कर दिया गया है फैमिली में। सोसाइटी ने तो देखो क्या करना था, जब फैमिली में ही उसके आइडियल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उसकी आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता था, उससे हमेशा बुरा व्यवहार किया जाता था। और मार्जिनलाइज, एक मार्जिन जो औरतों के लिए खींचा होता है कि तुमने ये नहीं करना, तुम्हें ये बोलने का हक नहीं है। जैसे यहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना, इस मैटर को यहीं हशप करना है, अब तुम्हें जॉब करनी है, अब तुम्हें जॉब नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें जो है फीमेल्स को मार्जिन में रखती हैं। और ये जो मार्जिनलाइज्ड है सारी फॉर्म डोमिनेटेड सोसाइटी में, इसे कंसिडर्ड वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स, नथिंग एल्स। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसिडर टू बी अ वुमेन एंड टू लिव इन द patriarch society. It's very difficult for females or to reproduce, bring money when needed, and doesn't possess even a voice to express हर ओन कंसर्न्स। तो जब भी फीमेल्स के लिए एक चीज़ और उसने बताई है कि जब भी मेल चाहें, तो जैसे हमने पढ़ा था कि वो उस घर के लिए पैसा कमा के लाए, उनकी आवाज़ को सुना भी नहीं जाता, और जब मेल्स नहीं चाहते कि वो पैसा कमाए तो उन्हें रोक दिया जाता है। उन्हें अपने लिए आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं होता, मतलब कोई भी हक नहीं दिया जाता कि कोई विमेन अपने ही घर में अपने विचार किसी के आगे रख सके, या अपने मन की बात कह सके, या उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को कोई सुनना ही नहीं चाहता। और इसीलिए वो सुजाता जैसे कैरेक्टर जो है 6 फैमिली मेम्बर्स घर में होते हुए भी बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। So I hope you understand, this is the complete summary of Mother of 1084, and tomorrow I'll send you the questions too. Thank you and have a nice day.